demonetization, while immobilizing black money and fighting corruption, may have led to temporary slowdown of economic activity. As more and more transactions become cashless, it will improve the transparency of the economy. देश के प्रथम नागरिक और हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज डिजिटल पेमेंट की तारीफ की। बोले कैशलेस व्यवस्था से भ्रष्टाचार कम होगा। राष्ट्रपति से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से कैशलेस होने की अपील कर चुके हैं। जनता में भी कैशलेस व्यवस्था को अपनाने की ललक है। पीएम ने देश को कैशलेस के फायदे गिनाते हुए बताया था कि इससे चीजें सस्ती होंगी और आम आदमी को फायदा होगा। कल कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए गठित कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कैशलेस इकोनॉमी की खुलकर वकालत की थी, लेकिन फिर भी कैशलेस पॉकेट के लिए हानिकारक हो रहा है। घंटी बजाओ के इस हिस्से में हम आपकी जेब काट रहे बैंकों के अत्याचार की पूरी जानकारी अब आपको दे रहे हैं। ये है चंद्रबाबू नायडू, जो देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हैं। इन्होंने 50,000 या उससे ज्यादा रुपए बैंक से निकालने पर टैक्स लगाने की सिफारिश की है। अगर ऐसा हुआ तो आपको अपने ही पैसे को निकालने पर टैक्स देना पड़ सकता है। चंद्रबाबू नायडू की समिति ने कैशलेस पेमेंट पर सर्विस चार्ज को भी हटाने की सिफारिश की है। यानी सरकार कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए एक तरफ पैसे निकालने पर टैक्स लगाने की सोच रही है, वहीं ग्राहक और दुकानदारों को कैशलेस अपनाने पर छूट दे रही है। ये अच्छी बात है, क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शन के नाम पर हो रही वसूली बंद होनी ही चाहिए। सर्विस चार्ज, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज और MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट कैशलेस होने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। कैशलेस होना पॉकेट के लिए कैसे हानिकारक बनता जा रहा है, ये अगर आपको सीधे समझ में नहीं आ रहा तो अब ABP न्यूज आपका ही उदाहरण देकर समझाएगा। दिल्ली और मुंबई में हमने कैशलेस कटौती के 2 उदाहरण ढूंढे हैं। ये है DU की छात्र अंजलि और आरजू, जिन्होंने एक फिल्म के टिकट ऑनलाइन खरीदे, लेकिन ये तब हैरान रह गए जब 2 फिल्म के टिकट खरीदने पर इन्हें 64 रुपए ज्यादा देने पड़े। मैंने लास्ट टाइम बुक माई शो से मैंने बुक किया था टिकट्स, 2 टिकट्स बुक किया था, उसमें मेरा 64 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा था। तो आई फील लाइक कि यार एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों लग रहे हैं। इट्स बिन लाइक 250 के टिकट है तो इट शुड बी ऑफ 250 ना, उससे ज़्यादा कैसे आ गया। तो इट्स लाइक समटाइम इट फील बैड अबाउट इट। इनका सरकार से सीधा सवाल है, अपने ही पैसे पर टैक्स क्यों दे? अगर कैशलेस बनना महंगा है तो फिर मोदी के सपने का क्या होगा? टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी। अराउंड 80 रुपीज़ का टिकट होता है, 20 रुपीज़ के आसपास, कोई ये कोई वो कोई ऐसा टैक्स वगैरह। तो उसके बाद हम इंटरनेट पे बुक कर रहे हैं, उसका टैक्स क्यों दें? तो वैसे ही यार हमारे पैसे लग तो रहे हैं, टैक्स दे तो दिया। जहाँ तक कि टैक्स की बात आती है, वहाँ पे वो जो डबल चार्जेस वाला सीन हो जाता है ना, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। वो चीज़ 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा इज फाइन, बट वहीं पर जब वो 64-65 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं, वो थोड़ा पिंच करता है। और वहीं पे हम वो कैंसिल करके यहाँ आते हैं, यहाँ टिकट खरीदते हैं आधा घंटा पहले आके और अंदर जाके मूवी देखते हैं। दिल्ली वाले डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लगने वाले सर्विस चार्ज से परेशान हैं, तो मुंबई के स्टील कारोबारी मितेश प्रजापति इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज से। नोटबंदी के दौरान मितेश ने प्रधानमंत्री की सलाह मानते हुए कैशलेस बनने की ठानी। इसके तहत इन्होंने अपने बैंक अकाउंट से पेटीएम में कुछ पैसे ट्रांसफर किए ताकि रोज के खर्चे निपटा सके। लेकिन जब महीने के आखिर में इन्होंने अपना बैंक स्टेटमेंट देखा तो ये परेशान हो गए। टाइम पे तो आपको कुछ नहीं बताया जाता है, जब आप स्टेटमेंट जब घर पे आता है तभी लग के आता है और तभी पता चलता है कि ये चार्ज लग गए हैं। और मैं 2 दिन पहले बैंक में भी गया था ये बात को लेके, तो उनको भी पता नहीं है कि ये चार्ज किसके लगे हैं। जब मैं थोड़ा गुस्सा किया और मैनेजर के पास जाके पूछा, तभी उन्होंने बताया कि सर आपने ये जो कार्ड स्वैप किए है उसका चार्ज लगे है। और जब मैंने उनको बताया कि ये तो डिक्लेयर किया था गवर्नमेंट ने कि ये तो फ्री चार्जेस है, तो उन्होंने बोला कि हाँ सर बताया था, बट अभी हमको तो बोल रहे हैं कि चार्ज लगाने को, तो हम क्या कर सकते हैं। मितेश अकेले नहीं है जो ऐसी परेशानी झेल रहे हैं। ऐसे में हमने कानून के जानकारों से जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में इस तरह पैसे वसूलने का कोई प्रावधान है। ये तो लूट है सरासर, ऐसे मैं कहूँगी।
कंज्यूमर लॉ में ऐसे डायरेक्टली कुछ इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस क्या है ये सब अभी तो उसमें कुछ लिखा गया नहीं है। जो टैक्स होता है, जो सर्विस टैक्स होता है, वैट होता है, तो ये गवर्नमेंट के कुछ ऑथराइज्ड हम लोग कुछ प्रॉपरली टैक्सेशन पॉलिसी से किए हुए ये टैक्सेस होते हैं। ये जो चार्जेस लगा रहे हैं इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस, ये टोटली ऑब्जेक्शनेबल है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से सरकार एक तरफ लोगों से कैशलेस बनने की अपील कर रही है, वहीं बैंक तरह तरह के चार्ज लगाकर लोगों की जेब हल्की करने में जुटी है। आप यदि बोल रहे हो कि कैशलेस आप बनाना चाह रहे हो, उपभोक्ताओं को चाह रहे हो कि कम से कम कैश पॉकेट में लेके घूमें, वो कार्ड लेके जाएं, तो आप जब तक उसको इंसेंटिवाइज नहीं करोगे वो क्यों जाएगा। आप यदि कार्ड के लिए 10% 15% सर्विस चार्ज लेने लग जाओगे तो हम कार्ड में क्यों जाएंगे, फिर तो हम कैश में जाएंगे ना। नोटबंदी के बाद लोग अपने ही पैसे निकालने के लिए एटीएम के बाहर धक्के खाते रहे। समस्या बढ़ी तो सरकार ने लोगों को कैशलेस बनने की सलाह दी। लोगों ने ये सलाह मानी भी, लेकिन बैंकों की मेहरबानी के चलते कैशलेस आदत पॉकेट के लिए हानिकारक साबित हो रही है। ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ज्यादातर लोगों का कहना है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरीके से कुछ कंपनियां ऑनलाइन शॉपिंग करने पर तय कीमत से ज्यादा चार्ज कर रही हैं, ऐसे में लोग ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिरकार वो कैशलेस शॉपिंग क्यों करें। ऐसे में सरकार को कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए। सहयोगी अजय तिवारी के साथ अभय पराशर, एबीपी न्यूज, हर खबर पर पकड़ आपको रखे आगे। एमडीआर एक तरह की फीस या सर्विस चार्ज है जो बैंक उन दुकानदारों से वसूलती है जो अपने ग्राहकों को कार्ड से सामान बेचते हैं। इसका कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप मालिकों ने विरोध भी किया था। एबीपी न्यूज ने जब पड़ताल की तो पाया कि सिर्फ सर्विस चार्ज से ही बैंकों को 900 करोड़ की आमदनी हुई। नए साल की शुरुआत पर पेट्रोल पंप मालिकों ने ऐलान किया कि वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेंगे। वजह थी एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जिसे बैंकों ने दोबारा वसूलना शुरू कर दिया। इस विवाद ने एमडीआर से जुड़े अर्थशास्त्र को सामने ला दिया। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि नवंबर के महीने में देश में 80 करोड़ 87 लाख डेबिट कार्ड और 9 करोड़ 80 लाख क्रेडिट कार्ड थे। दोनों ही कार्ड को मिला लें तो स्वाइप मशीन से करीब 1800 अरब रुपए का लेन देन हुआ। अब इन पर अगर औसतन 0.5% का सर्विस चार्ज लगाया गया तो इससे बैंकों को महीने भर में करीब 900 करोड़ रुपए की कमाई होगी। ये कमाई 1% औसत चार्ज पर 1800 करोड़ रुपए हो जाएगी। सरकार के दखल से बैंक शांत तो हो गए, लेकिन सर्विस चार्ज को वसूलने के लिए उनकी दलीलें कम नहीं हुई। बजट पर एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम जन मन धन में जब हमने ये सवाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य से पूछा तो उन्होंने अपनी दलीलें पेश की। अगर सोचिए आप डेबिट कार्ड से उनको कुछ पेमेंट किए और फिर आपको जो चीज मिला वो सही तरीके से नहीं मिला, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगा कि जितना पैसा आप दिए हैं वो ज्यादा हो गया है, तो उस समय जो लोग पॉस मशीन लगाते हैं यानी कि बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि इस मर्चेंट की अगेंस्ट में आपका अगर कोई भी कंप्लेन हो तो बैंक उसकी बीच में आके उसको रिजॉल्व करेगा। तो ये सारी चीज करने के लिए कुछ कॉस्ट्स होते हैं। अगर आप कुछ भी कॉस्ट देने को राजी नहीं होंगे तब ये जो इकोसिस्टम है इसको बनाए रखना मुश्किल है। अरुंधति भट्टाचार्य की दलील थी कि तेजी से बदलती दुनिया में टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए बैंक को खर्च करना पड़ता है। ऐसे में डिजिटल ट्रांजैक्शन पर यह सर्विस चार्ज सही है। डेबिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके ऊपर हमारी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से उसके ऊपर हर दिन कुछ ना कुछ एनालिटिक्स चलते रहते हैं, ताकि अगर हम लोग को दिखे कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है, ये फ्रॉडलेंट होने की चांसेस हैं, तो तब के तब हम लोग वो कार्ड ब्लॉक करके जो कस्टमर है उसको फोन करके पूछते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये आप किए हैं, ये दूसरा कोई कर रहा है। तो ये सारी जो पीछे में हमारी जो इकोसिस्टम है जो हमको बनाना पड़ता है, जिसको हमको बरकरार रखना पड़ता है 24/7, इसके कुछ कॉस्ट्स होते हैं। ये कॉस्ट अगर आप नहीं देंगे तो कोई भी इंस्टीट्यूशन इसको चलाने के लिए राजी नहीं होगा। देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक की चेयरपर्सन के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन उनकी इन दलीलों से इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि जनता अपने ही पैसे के डिजिटल ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज क्यों दे।
तो आपने अरुंधति भट्टाचार्य की दलीलें सुनी, लेकिन क्या उनकी ये बातें सही हैं? क्या वाकई में डिजिटल पेमेंट करना बैंकों के लिए महंगा सौदा है? इस बारे में हमने जब पड़ताल की तो पाया कि बैंकों की ये दलीलें बहुत कमजोर हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता शिशिर सिन्हा से सुनिए कैशलेस पेमेंट पर सर्विस चार्ज लगाने के खिलाफ पुख्ता दलीलें। डिजिटल और खास तौर पर डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पर सर्विस चार्ज लगाने के खिलाफ सबसे बड़ी दलील यही है कि आखिरकार हम अपने पैसे के इस्तेमाल पर सर्विस चार्ज क्यों दें। इस बारे में बैंकों की दलील ये होती है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया उस पर बड़ा निवेश आया, उसे चलाने के लिए खर्च होता है, लेकिन बैंक जितनी खर्च बताते हैं उतनी होती नहीं है। एक बड़ी बात यह भी है कि खर्च एक ही बार में किया गया है, उसे सालों साल कस्टमर से सर्विस चार्ज के रूप में वसूला जाना कहां तक सही है। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस के ठीक पहले सैनिकों के मेडल से जुड़ा एक कड़वा सच सामने आया है। घंटी बजाने वाला वो सच ये है कि आज की तारीख में बड़ी तादाद में हमारे सैनिक अपने शौर्य का डुप्लीकेट मेडल पहनने को मजबूर हैं। क्यों? देखिए। आज मेरी छाती के ऊपर 9 मेडल हैं। अगर वो भी होता 10 मेडल लगाकर घूमता मैं, तो वंचित रहा मैं वो 10 मेडल लगाने से। सेना से रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का दर्द वही है जिस पर आज हम अपने शो में घंटी बजाएंगे, इसके जिम्मेदारों को जगाएंगे। साल 2001-2002 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ गई थी, तब भारतीय सेना ने किया था ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन पराक्रम में वीरता दिखाने के लिए सेना के कई जाबाजों के साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता को मेडल देने का ऐलान हुआ। लेकिन आज 15 साल गुजर गए, वो रिटायर हो गए, लेकिन मेडल का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। टीस भी रहती है और साथ ही साथ थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी होती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि क्या मैंने इतनी मेहनत की इस मेडल को जीतने के लिए, इस मेडल के लिए, और ये मेडल आज मैं अपनी छाती पे नहीं लगा पा रहा हूँ, जहाँ लगाने के लिए मुझे बाजार से खरीदना पड़ रहा है, तो ये तो बुरा लगता ही है। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता और उन जैसे हजारों फौजियों के दिल की टीस के पीछे की कड़वी सच्चाई जान लीजिए। वो सच्चाई ये है कि पिछले 10 साल से सैनिकों के लिए मेडल का ऐलान तो हो रहा है, लेकिन ये ऐलान बस कागजी बनकर रह गया है। यानी हमारे सैनिकों को सरकार की ओर से मेडल नहीं मिल रहे। हाल ये है कि हमारे जाबाज सैनिकों को डुप्लीकेट मेडल बाजार से खरीदकर अपनी वर्दी पर सजाने पड़ रहे हैं। तरसेम जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये सेरेमोनियल यूनिफॉर्म की ड्रेस की ये मेडल की प्लेट है, कौन कौन सा मेडल इसमें? एक तो ये 9 ईयर सर्विस का है, 20 ईयर का है, 50 ईयर का है, हाई एल्टीट्यूड का है, 9 ईयर सर्विस का है, ओपी पराक्रम का है, और सीआई ऑपरेशन का है। ये आर्मी जो मेडल देती है, हाँ जी हाँ जी, क्या वो आजकल डिले हो रहे हैं? मैक्सिमम डिले है, नहीं आ रहे वो, नहीं आ रहे। हाँ जी हाँ जी, तो लोग आपके पास ये बना के आप ये बनवा लेते हैं। हाँ जी। तो कितने साल का डिले, कुछ पता है आपको कि कितने साल से नहीं है? मेरे ख्याल में 10-12 साल से नहीं आ रहे हैं। हाँ, ये है वो तल्ख सच्चाई जिससे सरकार ने भी आंखें मूंद रखी हैं। आंकड़ों की बात करें तो हमारे जाबाज सैनिक आज की तारीख में 14.5 लाख से ज्यादा मेडल की बाट जो रहे हैं। यानी एक सैनिक के नाम एक मेडल का हिसाब लगाएं तो 14.5 लाख से ज्यादा सैनिकों को ऐलान के बावजूद सरकार ने मेडल नहीं दिया है। इनमें मौजूदा सैनिक भी शामिल हैं और रिटायर्ड भी। बड़ा सवाल ये है कि हमारे फौजी भाई अपने शौर्य से जिस मेडल के हकदार बनते हैं, उसे उन तक पहुंचने में कई साल क्यों गुजर जाते हैं? यूनिट से आपके रिकॉर्ड ऑफिस में जाता है, रिकॉर्ड ऑफिस से आर्मी हेडक्वार्टर में जाता है, आर्मी हेडक्वार्टर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बाद फिर गजर ऑफ इंडिया पब्लिकेशन होता है, उसके बाद फिर वहीं ये मेडल जो है बनाने की तरतीब जो है वो शुरू होती है। प्रोसीजर बहुत लंबा है, इस प्रोसीजर को छोटा करना चाहिए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी मान रहे हैं कि दिक्कत है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अब इसे दुरुस्त कर लिया गया है। सर, ये आर्मी के मेडल्स जो हैं डमी मेडल्स यूज करने पड़ रहे हैं, इसके लिए आपने रिपोर्ट भी मांगी है, इसके बारे में उसका स्पीड अप कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम यूएई से आना पड़ता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो सॉर्ट आउट करके। आज भी कुछ लोगों को चुना है हमने जिन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचाई है, तो लीजिए पहले सुनिए इनकी बात।
यूपी पुलिस का मुद्दा उठाने के लिए मैं एबीपी न्यूज़ को आभार प्रकट करना चाहूँगा। थैंक यू हमारा मुद्दा उठाने के लिए, और मैं चाहूँगा कि हमारी वेतन विसंगतियाँ और हमारे बॉर्डर स्कीम को ख़त्म किया जाए, वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, हमारी ड्यूटी को फिक्स किया जाए। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस बार पार्टीवाद को ना देखें, जातिवाद को ना देखें। बस मैं इतना चाहता हूं कि आप ये देख लीजिए कि जिस कैंडिडेट को आप सपोर्ट कर रहे हैं वो आपका 5 साल तक साथ देगा या नहीं देगा। इलेक्शन का दिन, जिस दिन हम वोट देते हैं, कि पावर पब्लिक के हाथ में होती है, हमारे हाथ में होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पावर का हम सही यूज़ करें। अखिलेश जी, अगर कुछ यूपी में देना है तो एजुकेशन दे, ना कि कुकर दे। आप भी अपनी कीमती राय इसी तरह या ऐसे किसी वीडियो के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं जो देश को सावधान करता हो। इसके लिए बस आपको हमारे नंबर 8080740000 पर मिस्ड कॉल देना होगा। जब आप मिस्ड कॉल देते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है। जब आप उस मैसेज को खोलते हैं तो उसमें एक लिंक होता है। उस लिंक पर जाने के बाद आपको सहूलियत मिलती है कि आप अपनी बात वीडियो संदेश के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। जो वीडियो संदेश आप आज भेजेंगे वो हम आपको कल के कार्यक्रम में दिखाएंगे।